अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शराफत राना। दूसरा रुख में नए वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। मुल्तान में आम के लाखों दरख्त कट गए। कम से कम 9,000 एकड़ पर मुश्तमिल बागात काट दिए गए। ये एक खबर है जो मीडिया के अंदर, सोशल मीडिया में वसी पैमाना पर मुश्तहिर हुई। जब यह खबर उछाली गई तो इस पर मुख्तलिफ तरह के रद्द अमल आए। सबसे पहला रद्द अमल तो हुकूमत और पीटीआई के लवाहिकीन का है। वो कहते हैं कि ये 6 महीने पुरानी खबर है और इसे साजिश के तौर पर फैलाया गया है। तो अगर 6 महीने पहले ये बाग काटे गए हैं तो क्या ये दुरुस्त अमल करार दे दिया जाए? फर्ज करें 6 महीने पहले नहीं, 3 साल पहले अगर ये बागात काटे गए हैं तो क्या ये अमल दुरुस्त है? इस अमर पर बात होना बहुत जरूरी है। और दूसरी बात ये कि क्या बागात का कटाव वाकई इकोनॉमी के लिए एक नाकाबिले तस्हीह नुकसान है? इस मामला को कई पहलुओं से देखने की जरूरत है। सबसे पहला मसला तो हमारी मईशत के साथ जुड़ा हुआ है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अलावा पाकिस्तान में जो भी हुकूमत आती है वो सरकारी मुलाजमों के जहन के मुताबिक पॉलिसी बनाने की कोशिश करती है। सरकारी मुलाजम बुज़दिल और कमजोर, कम हिम्मत लोगों का एक गिरोह होता है जो लोगों के पैसे पर पूरी उम्र आसाइश की जिंदगी गुजारता है। सरकारी मुलाजिम में कभी रिस्क लेकर आगे बढ़ने की जुर्रत नहीं होती, लिहाजा वो करप्शन के माल पर जिंदा रहना पसंद करता है। करप्शन के लिए सरकारी मुलाजिम अपने इख्तियारात को वसीतर करता चला जाता है और दुनिया में कोई भी मुआशरा जिसमें सरकारी मुलाजिम को बेपनाह इख्तियारात दे दिए जाए वो फलता फूलता नहीं है, वो बिलाकर बर्बाद हो जाता है। मईशत का एक पहलू इस तरफ है। दूसरा पहलू मईशत का यह है कि हमारी मईशत की बुनियाद पैदावार पर नहीं है। हमारी मईशत की बुनियाद हमने ये कर दी है कि हमारे तमाम पैदावारी इन्वेस्टर 3 कामों में इन्वेस्टमेंट करते हैं। मार्शल के दौर में तमाम ब्लैक मनी हाउसिंग सेक्टर में आई, तालीम के सेक्टर में आई, सेहत के सेक्टर में आई। ये तीनों सेक्टर पूरी दुनिया में, मुहज्जब दुनिया में इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छी चीज नहीं माने जाते। पहली वीडियो में भी मैं अर्ज कर चुका हूं कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि कंस्ट्रक्शन की सनत में इन्वेस्टमेंट बदतरीन इन्वेस्टमेंट है और जदीद तरीन दौर में भी लोग माहिरीन यही कहते हैं। 2008 में अमेरिका में मॉर्गेज का जो बहरान आया था उसकी बुनियाद भी यह थी कि बैंकों ने एक खास तनासब से ज्यादा इन्वेस्टमेंट हाउसिंग के सेक्टर में कर दी थी। अब हमें इस बात को समझना है कि हमारी पैदावार 2 तरह की है। हमारी एक पैदावार ज़रई है, एक पैदावार सनती है। हमें यह करना है कि हाउसिंग, सेहत और तालीम के बिजनेस में जिस कदर मुनाफा दस्तयाब है हमें मुनाफा की शरह सनती पैदावार में और ज़राअत में उससे बढ़ानी है ताकि हमारा सरमायादार उन मामलात में इन्वेस्ट करे। अब मसला कुछ ऐसा है कि हमारा सबसे नजरअंदाज शुदा सेक्टर जो है जिसमें हमारी इन्वेस्टमेंट कम से कम होती है, ज़री तरक्याती बैंक पर जो वीडियो पहले से मैंने की हुई है उसमें अर्ज किया है कि सिर्फ 100 अरब रुपए का स्टेट बैंक ने ओवरड्राफ्ट कर्ज ज़री तरक्याती बैंक को नहीं दिया, जिसकी बुनियाद पर पूरे मुल्क में शानदार खिदमात सर अंजाम देने वाला यह बैंक बर्बाद हो रहा है। उसके बरक्स आप 6,000 अरब रुपए के हाउसिंग के कर्जे जारी कर रहे हैं और हाउसिंग के कर्जे में जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, एक शख्स 100 मकान बनाता है और अगर रोजगार की कमी की वजह से कस्टमर नहीं मिलता तो इमारतें खड़ी की खड़ी रह जाएंगी। मुनाफा की ख्वाहिश में वो सेल नहीं हो सकेंगी और बिल आखिर आपका बैंकिंग का सेक्टर बैठ जाएगा। तो मैं ये अर्ज करता हूं कि सबसे पहले तो हमें ये बात सोचनी है कि किसान अपनी जमीन बेचने पर मजबूर क्यों है। जब तक हुकूमत इस बात को यकीनी नहीं बनाएगी कि ज़राअत से मुतल्लिका लोग अपने बाग से, अपने कल्टीवेटेड एरिया से, ज़ेरे काश्त रकबा से एक हस्पताल की सर्विसेज प्रोवाइड करने वाले, एक स्कूल की सर्विसेज प्रोवाइड करने वाले या हाउसिंग सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करने वाले से ज्यादा मुनाफा नहीं कमा रहे तो यकीन करें कि आप ज़राअत को नहीं बचा सकते और बिल आखिर आपके पूरे मुल्क में कॉलोनियां बननी हैं। अब कॉलोनियां बनने के बाद उनका ग्राहक है या नहीं, ये क्वेश्चन एक अलग क्वेश्चन है। अब मैं मुल्तान और आम के बागात की तरफ आता हूं। ज़राअत की टेक्नोलॉजी को समझने वाले लोग जानते हैं
कि ये पुराने जमाने की रवायत थी कि एक बाग अगर किसी एक जगह पर लग गया है तो वो 200 साल तक पैदावार देता रहेगा। ज़राअत की जदीद टेक्नोलॉजी इसे नहीं मानती। जदीद तरीन ज़री टेक्नोलॉजी ये कहती है, पुराने जमाने में आम के बाग में 1 एकड़ में ज्यादा से ज्यादा 80 दरख्त लगाए जा सकते थे और आम के दरख्त को ज्यादा से ज्यादा बड़ा होने का मौका दिया जाता था और बहुत बड़ा दरख्त था और वो फल उस मिकदार में नहीं देता था जिस मिकदार में उसका साइज होता है। अब बागात लगाने की नई टेक्नोलॉजी आई है, उसमें आम के एक बाग में 1 एकड़ में 300 पौधे लगाए जा रहे हैं। उस पौधे को 6 फुट से ज्यादा कब तक नहीं जाने दिया जाए। यह बात समझ लें कि फल हमेशा नई शाख पर लगता है, तो पुरानी शाखों को कुतर देते हैं और नई शाखों में हर साल छोटे छोटे पौधों में पुराने बड़े आम के दरख्तों से ज्यादा का फल लेते हैं। तो यह तसव्वुर करना कि आम के मौजूदा बागात कटने के बाद पाकिस्तान में आम पैदा करने की कैपेसिटी खत्म हो जाएगी, मैं इस बात से इत्तफाक नहीं करता। लेकिन फिर वही बात कि हुकूमत को पॉलिसी के तौर पर अगर 9000 एकड़ के बागात कट गए हैं तो आम के बाग के शोबा को इस कदर मुनाफा बख्श बनाना होगा कि लोग इसकी तरफ तवज्जो करें, ध्यान करें। 1947 से लेकर आज तक आम की एक्सपोर्ट के लिए एक काम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आखिरी हुकूमत ने यूसुफ रजा गिलानी के दौर में किया था कि अमेरिका और यूरोप के बहुत से ममालिक में आम हॉट वाटर ट्रीटमेंट के बाद फरोख्त होता है। 70 साल में हम ऐसा आम नहीं दे पा रहे थे, तो हुकूमती सतह पर 2 जगह पर हॉट वाटर ट्रीटमेंट के प्लांट लगाए गए। इसी तरह जैतून के तेल का प्लांट लगाया गया और उनकी सर्विसेज मुफ्त आम के एक्सपोर्टर को दस्तयाब हुई। तो हुकूमत को यह सब कुछ करना है कि आम की एक्सपोर्ट आसान हो और हुकूमत उसमें सब्सिडी दे, उसमें मदद दे और उसकी क्वालिटी को बेहतर करके, उसकी पैकिंग को बेहतर करके बैनुल अक़वामी मार्केट से आम का फार्मर, आम का किसान ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमा सके। और सिर्फ आम की नहीं, सिट्रस की हमारे पास जो वैरायटी काश्त की जा रही है ये 40 से 50 साल पुरानी है और जदीद टेक्नोलॉजी पर हमारे महकमे काम करने के लिए तैयार नहीं है। तो हमें फौरी तौर पर इस बात को सोचना है कि हमारे जो बागात 20 साल 30 साल से चले आ रहे हैं उन्हें हम फौरी तौर पर जदीद टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल करें और इसके लिए रियासत वसाइल फराहम करें। फिर सवाल आता है कि रियासत के पास वसाइल कहां से आए। रियासत जो हाउसिंग सेक्टर के कारोबार करने वाले लोग हैं उनसे मुनाफा में हिस्सा वसूल करें। अब हाउसिंग सेक्टर में मुनाफा जो लोग कमाते हैं वो बेतहाशा मुनाफा है, उसमें हुकूमत कैसे वो हिस्सा वसूल कर सकती है। तो इसमें हुकूमत के करने की बात यह है कि भुट्टो दौर में LDA, CDA तरह की जो डेवलपमेंट अथॉरिटीज बनाई गई थी और अभी भी मुख्तलिफ शहरों में ये अथॉरिटीज कामयाबी के साथ सरकारी हाउसिंग स्कीम्स बना रही हैं। जब पहली बात तो कि प्राइवेट सेक्टर को इस काम के लिए मना कर दिया जाए, बंद कर दिया जाए। प्राइवेट सेक्टर को हाउसिंग में सिर्फ और सिर्फ स्काई स्क्रैपर या ऊंची इमारत बनाने के लिए सरकारी सतह पर प्लॉट फराहम किए जाए। 1 कनाल या 2 कनाल या 5 मरले 10 मरले के मकानात का तस्वर बिल्कुल खत्म किया जाए। कम से कम जगह में ज्यादा लोगों की आबादी के लिए सरकारी सतह पर बनाई हुई कॉलोनियों के अंदर 4 कनाल से 1 एकड़ तक के प्लॉट मुफ्त अलाट किए जाए और डेवलपर को सहूलत दी जाए कि वो मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग्स बनाएं और उनके अंदर हाउसिंग का रुझान पैदा किया जाए। दूसरा आइडिया इसमें यह हो सकता है कि माजी में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने MQM के तजर्बे को देखते हुए कि कराची के अंदर 20-24 कौमी असम्बली की नशिस्तें छीन कर MQM पीपल्स पार्टी को टफ टाइम देती थी, तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने लाहौर को कराची से बड़ा करने का सोचा ताकि लाहौर में 20-25 कौमी असम्बली के नशिस्तें उनके हाथ में हर सूरत में रहे और वो बार्गेनिंग पोजीशन में आ जाएं। अब मालूम नहीं कि मौजूदा हुकूमत के जहन में क्या प्लान है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ अगर लाहौर को 1.5 करोड़ आबादी का शहर बनाना चाहते थे तो इमरान खान के प्लानिंग करने वाले लोग लाहौर को 10 करोड़ आबादी में शिफ्ट करना चाहते हैं। 40 मुरब्बा किलोमीटर से ज्यादा आबादी के अंदर नया लाहौर बसाने चले हैं। अब पहले लाहौर के अपने मसाइल बहुत ज्यादा हैं, तो क्या इसी जगह पर शहर बनाना जरूरी है? अब जरूरत यह है कि पंजाब के उन इलाकों में हाउसिंग को डेवलप किया जाए और नए शहर आबाद किए जाए। मिसाल के तौर पर माजी में थल में सहरा था, पानी नहीं था, बारिश कम होती थी, लेकिन अब RO प्लांट की सूरत में, रिवर्स ऑस्मोसिस प्लांट की सूरत में वहां पर मौजूद कड़वे पानी को मीठा पानी बनाकर शहरियों को मुहैया करना
आसान है और दस्तयाब है, और ये टेक्नोलॉजी सिंध में थर में इस्तेमाल हो रही है। तो आप ऐसा क्यों नहीं करते कि आप थल के शहर मनकेरा को एक बहुत बड़ा शहर के तौर पर डिजाइन करें, वहां यूनिवर्सिटियां बनाएं, बड़े अस्पताल बनाएं, वहां पर प्लानिंग करें और सस्ते प्लाट लोगों को दें। लोग लाहौर क्यों आना चाहते हैं कि लाहौर के अंदर रोजगार मिलेगा, सेहत की सहूलत मिलेगी, बच्चों की तालीम की सहूलत मिलेगी। अगर यही सब चीजें आप कम गुंजान आबाद इलाकों को दे दें, यही सहूलियात आप मुजफ्फरगढ़ को दे दें, डेरा गाजी खान को दे दें, मुनकेरा को दे दें, बखर को दे दें, मियांवाली को दे दें, तो लोग आखिर क्यों लाहौर में आएंगे? आबादी की बढ़ती हुई शरह है जो इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा है, और जिस रफ्तार से आबादी में इजाफा हो रहा है उसी रफ्तार से पाकिस्तान में अर्बनाइजेशन यानी बड़े शहरों की आबादी में इजाफा हो रहा है। तो बड़े शहरों की आबादी को कंट्रोल किया जाए, बड़े शहरों को ज़री रकबों पर फैलने से रोका जाए, और ज़राअत के पेशा में हुकूमती मदद पॉलिसी के जरिए इस कदर मुनाफा पैदा किया जाए कि ज्यादा से ज्यादा लोग ज़राअत की तरफ मुतवज्जो हों। बात को कंक्लूड करते हुए अर्ज करता हूं कि मुल्तान में 9000 दरख्तों का कट जाना बहुत तकलीफदेह है। इससे पाकिस्तान के एटमॉस्फेयर को नुकसान होगा, माहौल को नुकसान होगा, मौसम को नुकसान होगा। दूसरी बात यह कि जिन लोगों ने भी ये दरख्त काटे हैं उन्होंने गलत किया है। अर्बन प्लानिंग का ऐसा भी सिलसिला था कि वो 9000 दरख्तों को काट कर स्पॉट मैदान करवाने के बाद वहां कोनो कॉर्पस किस्म के नए दरख्त लगाने की बजाय अपनी डिजाइनिंग के अमल को इस तरह से डिजाइन करते कि ज्यादा से ज्यादा पुराने आम के दरख्तों को महफूज किया जा सकता, और अगर वो किसी के घर के सहन में आ जाता तो उसके लिए एक गिफ्ट होता और ताउम्र उसके काम आता। दूसरी सूरत यह मुमकिन है कि हुकूमत प्राइवेट हाउसिंग कॉलोनीज को या जो लोग ये काम करते हैं उन पर पाबंदी लगा दे कि वो 30% हिस्सा में जहां पर वो पार्क बनाते हैं, सब्जा बनाते हैं, वहां पर वो फल पैदा करने वाले दरख्त जरूर लगाएंगे। और इसी तरह की पॉलिसियां बनाकर, मुख्तसर बात यह कि जब तक आप ज़राअत को, एग्रीकल्चर के सेक्टर को ज्यादा से ज्यादा मुनाफा वाला सेक्टर नहीं बनाएंगे, उनकी पैदावार में इजाफा के लिए ज्यादा से ज्यादा टेक्नोलॉजी नहीं देंगे, किसान को अच्छा बीज नहीं देंगे, जाली अद्वियात का, जाली खाद का कारोबार बंद नहीं करवाएंगे, जाली हाइब्रिड बीज का बिजनेस बंद नहीं करवाएंगे, उस वक्त तक आपके मसाइल बढ़ते ही चले जाएंगे। और इन मसाइल को आपको मल्टी डायमेंशनल हमजहत अंदाज में देखना है। यानी आम के दरख्त का कट जाना मुल्की मईशत में एक पहलू से माली नुकसान है कि आम की पैदावार कम हो गई। उसका दूसरा इंपैक्ट यह है कि आपकी मौसमियाती तब्दीलियां आएंगी। इन सब इंपैक्ट्स को स्टडी करना है और उनके अजाला के लिए पॉलिसी बनानी है। हुकूमत को बुनियादी तौर पर ऐसी पॉलिसी देना है जिसके जरिए हुकूमत किसान को अपना ज़री रकबा बेचने पर मजबूर होने से मना कर सके। किसान के पास भी उसी कदर मुनाफा आना चाहिए जिस कदर एक हाउसिंग सेक्टर में डेवलपमेंट करने वाला कमाता है, जिस कदर मुनाफा एक स्कूल चलाने वाला कमाता है, जिस कदर मुनाफा एक अस्पताल चलाने वाला कमाता है। और अगर इसी कदर मुनाफा आप अपनी मुख्तलिफ तरह की पैदावारी इंडस्ट्रीज को देंगे तो यकीन करें पाकिस्तान एक बैलेंस्ड मुआशरा बन सकेगा। और पाकिस्तान की हर तरह की पैदावार में इजाफा का मतलब है पाकिस्तान की बरामदात में इजाफा, और जब आप ज्यादा डॉलर कमाते हैं तो आप अपने अवाम के लिए ज्यादा वसाइल पैदा कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल दूसरा रुख को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। आज के लिए इसी कदर, खुदा हाफिज।